हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से वेरी वेरी वेलकम। आई एम निकिता गुप्ता और हमने लास्ट पार्ट के अंदर फार्माको विजिलेंस में जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 10 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। होपफुली आपके जो डाउट्स हैं उस टॉपिक से, उन 10 एमसीक्यूज से रिलेटेड सॉल्व हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज देंगे और उनको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्लीज मेंशन किस तरीके का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, मैं उसको ऐड करने की पूरी ट्राई करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट लाइकली टू अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। इनमें से कौन सी ड्रग है जो सबसे ज्यादा स्टमक से अब्जॉर्ब होगी। सो ऑप्शंस हैं ए मॉर्फिन सल्फेट, बी डाइक्लोफिनेक सोडियम, सी हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड एंड डी क्यूनिन डाई हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो हमारे टेंडेंसी क्या होती है स्टमक की और इंटेस्टाइन की, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो मोस्टली जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा अनआयनाइज्ड होती हैं गैस्ट्रिक पीएच के अंदर, और वो जो है ज़्यादा स्टमक में अब्जॉर्ब होती हैं। इसके अपोजिट जो हमारी बेसिक ड्रग्स होती हैं वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया जो हमें ध्यान रखना है कि स्टमक में एसिडिक होंगी और जो इंटेस्टाइन है उसमें बेसिक ड्रग्स अब्जॉर्ब होंगी। इसके अलावा अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं आता है तो हम अपने ऑप्शन से भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है। तो बेसिकली हमारे पास तीन ऑप्शंस होंगे, वो डिफरेंट होंगे और एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, उससे भी हम क्लियर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मॉर्फिन सल्फेट है तो आप देख सकते हैं सल्फेट यानी SO4-2, सोडियम यानी Na+, हाइड्रोब्रोमाइड ब्रोमाइड यानी Br-, और यहाँ पे भी है हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड यानी कि Cl-। तो ये नेगेटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव चार्ज, इसमें सोडियम प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि डाइक्लोफिनेक कैसी होंगी, आपकी एसिडिक ड्रग्स होंगी। तो इसलिए भी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज डाइक्लोफिनेक सोडियम। तो हम ऑप्शन से भी डिसाइड कर सकते हैं और हमारा कंसेप्ट तो हमें ध्यान रखना ही है कि एसिडिक ड्रग्स स्टमक में होंगी और बेसिक ड्रग्स इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकली एसिडिक ड्रग्स। जैसे सेम हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अपनाना है कि इनमें से कौन सी है जो कि वीकली एसिडिक ड्रग है। तो बेसिकली तीन ऑप्शंस होंगे जो बेसिक ड्रग्स के एग्जाम्पल होंगे और एक ऑप्शन होगा जो एसिडिक ड्रग का एग्जाम्पल होगा, उसे हमें चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट, बी डाइक्लोरोक्विन फॉस्फेट, सी एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड एंड डी फिनाइलटोइन सोडियम। तो हम ऑप्शन से देखेंगे पहले, सल्फेट दैट इज SO4-2, फॉस्फेट यानी PO4-3, हाइड्रोक्लोराइड दैट इज Cl- एंड सोडियम दैट इज Na+। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग की तीन ऑप्शंस हैं उनमें नेगेटिव आयन है और जो लास्ट वाला है Na+ उसमें पॉजिटिव आयन है। तो हमारा करेक्ट आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा, फिनाइलटोइन सोडियम हो जाएगा। उसके अलावा भी हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, एसिडिक ड्रग है। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The most important factor which governs diffusion of drug across the capillaries other than those in the brain is। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें बताना है जो कि क्या करता है ड्रग्स के डिफ्यूजन को कहाँ पे, कैपिलरीज के अंदर जो कि ब्रेन में है वहां पे गवर्न करता है। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज है उनके अंदर जो डिफ्यूजन हो रहा है ड्रग्स का, उस डिफ्यूजन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी, बी लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, सी pKa of the drug and D pH of the medium। सो डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन हमें बताना है वो फैक्टर जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ऑप्शन से हमें समझ में आ रहा है कि कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो एक मेजर फैक्टर होने वाला है, बिकॉज क्या होगा कि जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। इससे भी हमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है कि ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी विल बी आवर आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस। A
across the biological membrane has the following characteristics except, हमसे पूछा है कि जो फ्लो होता है सब्सटेंस का बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। पहले तो पैसिव डिफ्यूजन होता है, सेकेंडली आपके एक्टिव डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है एंड पिनोसाइटोसिस होता है। सो उनमें से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। एक्सेप्ट यहाँ पे मेंशन किया है, दैट मीन्स कि आपके 3 ऑप्शंस होंगे जो कि एक्टिव सब्सटेंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होंगे या उसका कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सिर्फ एक एग्जाम्पल होगा जो कि नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ए इट इज स्पेसिफिक, बी इट इज पीएच डिपेंडेंट, सी इट इज सैचुरेबल और डी इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। सो फर्स्टली तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑफ कोर्स स्पेसिफिक होता है। सो ए ऑप्शन हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। बी इट इज पीएच डिपेंडेंट, तो क्या पीएच डिपेंडेंट होता है? नहीं होता है, तो ये अभी हम मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर सी इट इज सैचुरेबल, ऑफ कोर्स इट इज सैचुरेबल, एक सर्टेन अमाउंट में ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्योंकि इसके लिए फर्स्टली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इसको पे की जा सकती है। सेकेंडली एक लिमिट तक ही आप क्या करोगे, मेम्ब्रेन ग्रेडियंट के अक्रॉस जा करके ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, तो ऑफ कोर्स ये सैचुरेबल होता है। नेक्स्ट इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी, ऑफ कोर्स इसके लिए मेटाबॉलिक एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। तो क्या ऑप्शन है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? दैट इज बी इट इज पीएच डिपेंडेंट, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट कैन अल्टर द ओरल अब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स बाय। जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होते हैं वो ओरल अब्जॉर्प्शन को अल्टर करते हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक लर्न इन मेमोरी बेस्ड का क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होंगे वो ओरल अब्जॉर्प्शन जो होगा अदर ड्रग्स का उसको अल्टर करेंगे, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए कॉम्प्लेक्सिंग विद द अदर ड्रग्स इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, बी अल्टरिंग गट मोटिलिटी, सी अल्टरिंग गट फ्लोरा एंड डी डैमेजिंग गट म्यूकोसा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज अल्टरिंग गट मोटिलिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसका जो कंसेप्ट है वो भी ध्यान रखना है, दैट इज कि दो तरीके से गट वॉल के अंदर जो ड्रग्स हैं वो अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं। पहला होता है मोटिलिटी को अल्टर करके, जिसके एग्जांपल्स में आते हैं आपके ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और एंटीकोलिनर्जिक्स, ओपियोइड्स एंड मेटक्लोरप्रोमाइड। इसके अलावा एक सेकंड मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू भी गट मोटिलिटी को अफेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉजिंग म्यूकोसल डैमेज, यानी म्यूकोसा को डैमेज करके भी ओरल अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट किया जाता है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो होती है नियोमाइसिन, मिथोट्रिक्सेट एंड विनप्लास्टिन। तो ये एक मेमोरी बेस्ड चीज है जिसे आप ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is bioavailability of a drug refers to, मतलब bioavailability क्या होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके ए परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म, कितना अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो बिना चेंज हुए आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रहा है, परसेंटेज उसका मेंशन करना है आपको। इसको किससे कंपेयर करते हैं? हम यूजुअली आईवी से करते हैं, बिकॉज आईवी की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% है। तो उसके रेस्पेक्ट में जो हमारे अदर रूट होगा, आइदर वो ऑरल हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है, तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है उसका परसेंटेज हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन है रेशियो ऑफ ऑरल एंड पेरेंटल डोज, यानी कि ऑरल डोज और पेरेंटल डोज का रेशियो बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। सी रेशियो ऑफ ऑरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग टू दैट एक्सक्रीटेड इन द फीसेस, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है उसके अंदर कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जितना हमने एडमिनिस्ट्रेट किया और कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है उसका रेशियो कहलाएगा। या आपका ऑप्शन है डी रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन टू दैट एक्सक्रीटेड एज मेटाबोलाइट्स, यानी कि ड्रग का वो अमाउंट जो कि यूरिन के अंदर अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है। थर्ड ऑप्शन के अंदर फेसेस के अंदर बात किया है, डी ऑप्शन के अंदर यूरिन के अंदर बात किया है, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ए, दैट इज कितना आपने
अमाउंट इनटेक किया है और उसमें से कितना आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है अनचेंज फॉर्म में, उसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। यानी कि आपने एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग लिया और उसमें से वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा और कितना आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाता है उसके परसेंटेज को बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा ए। ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Bioavailability difference among oral formulation of the drug are most likely to occur if the drug, जो बायोअवेलेबिलिटी में डिफरेंस होता है among the oral formulations, वो किसकी वजह से होता है? मतलब कि आपने कोई ड्रग ली है ऑरली, तो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बायोअवेलेबिलिटी में डिफरेंस आ रहा है? आप जितना इंटेक कर रहे हैं उतना सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्यों नहीं जा पा रहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए इज फ्रीली वाटर सॉल्युबल, B is completely absorbed, C is incompletely absorbed और D undergoes first pass metabolism। So basically दो मेजर रीजंस होते हैं। पहला होता है कि वो completely absorb नहीं हो पा रही है ड्रग, और सेकंड होता है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जा रही है, तो उसके वजह से भी उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज अनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब। अनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो रही है यानी कि पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का भी ऑप्शन है, लेकिन कह रहा है लिटिल फर्स्ट पास अगर होगा तो बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इंटेक स्किन, जो हमारी इंटेक स्किन है यानी कि हमारी जो बॉडी सरफेस है, हमारी जो स्किन है, उससे कौन सा फैक्टर है जो कि गवर्न करता है अब्जॉर्प्शन? यानी कि जैसे हमने कोई अप्लाई करी कोई भी ड्रग हमारी स्किन की लेयर पे, तो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर पाएगी? ठीक है, तो ऑप्शन है, ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ ड्रग, बी साइट ऑफ एप्लीकेशन, सी लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग और डी नेचर ऑफ द बेस यूज इन द फॉर्मुलेशन। सो ऑफ कोर्स ये सारे फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेशन में आपने किस तरीके का बेस यूज किया है, ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी है, कहाँ पे आप उसे अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कितनी ज्यादा लेयर्स है स्किन की, उतना ज्यादा उसको पेनिट्रेट करना होगा। ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा होगा तो पेनिट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऑफकोर्स ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो कि स्किन से अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ मेंशन किया है कि आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सी, दैट इज लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग। सो जितना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी ड्रग उतना ही इजीली पेनिट्रेट होगी, क्योंकि हमारी जो स्किन की लेयर है, हम कहें हमारी जो सेल वॉल है, वो बेसिकली लिपोफिलिक ज्यादा होती है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग की अगर ज्यादा है तो ज्यादा अब्सॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the total amount of drug present in the body at a given moment is 2 gram and its plasma concentration is 25 μg per ml, its volume of distribution is, तो यहाँ पे हमें बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसे VD से डिनोट किया जाता है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है ड्रग का टोटल अमाउंट बॉडी के अंदर एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बीडी कैलकुलेट करने का, दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेड डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। मैं इसको यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ लिख करके, डोज एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डोज एडमिनिस्टर्ड, कितनी डोज एडमिनिस्टर्ड की गई है, दैट इज 2 ग्राम्स। ठीक है, और इसको किससे हम डिवाइड करेंगे, देन उसकी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से, जो कि कितनी है 25 μg पर ml। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, इस μg पर ml को हम इसको कन्वर्ट करेंगे, μg को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। ठीक है, तो 1 μg इज इक्वल्स टू कितना होता है 10 की पावर -6, और लीटर ml को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 10 की पावर -3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, 80 लीटर।
सो इसे कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमने जो हमारी ड्रग इनटेक थी, जो एडमिनिस्ट्रेड ड्रग थी वो थी 2 ग्राम, उसको लिया, देन उसको डिवाइड किया प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से, दैट इज 25 म्यूजी पर ml। इसमें म्यूजी को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 10 की पावर -6, और ml को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -6 को कट किया तो ऊपर तो रिमेनिंग रह गया हमारे पास 10 की पावर -3, ठीक है। फिर ये 10 की पावर -3 जब इस बड़े वाला जो हमारा डिवाइडर है इसके ऊपर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1000 में। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 1000 इज इक्वल टू 2000, एंड 2000 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, 80 ml मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 80 ml। हमारे पास ऑप्शंस थे 100 ml, 80 ml, 60 ml एंड 50 ml। होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो, अदरवाइज आप मुझे प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको प्लीज रिपीट कर दूंगी। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। या तो हमने क्या किया है, जो डोमिनेटर है उसको रखा है 2 ग्राम एंड डिनोमिनेटर को रखा है 25 म्यूजी पर ml, एंड देन हमने 2 ग्राम को 25 म्यूजी पर ml से डिवाइड किया तो हमें मिला 80 ml। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। The following attributes of drug tends to reduce its volume of distribution। इनमें से ये attributes हैं जो कि क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करते हैं। तो दो फैक्टर्स होंगे, एक वो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएंगे और एक होगा जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस होंगे जो कि बढ़ाते वाले होंगे और एक होगा जो कम करता वाला होगा, उसे हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, बी लो आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल pH values, C high plasma protein binding and D high tissue binding। So करेक्ट आंसर होगा C, that is high plasma protein binding, क्योंकि जितना ज्यादा ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होगी उतनी ही कम डिस्ट्रीब्यूट होगी। और हमसे यही पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कौन रिड्यूस करता है, तो क्लियरली हमें समझ में आ गया है कि हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। इसके ऑन द अनदर हैंड अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो जितनी ज्यादा हाई सॉल्युबिलिटी होगी, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर हाई होती है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि लिपोफिलिक है हमारी स्किन के लेयर, तो इसलिए लिपोफिलिक ज्यादा होना, अगर ज्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। लो आयनाइजेशन से भी इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन लो है इसका मतलब ही होता है कि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो ये भी जो है उसको गवर्न करता है। एंड हाई टिश्यू बाइंडिंग इज ऑल्सो क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सो इसी के साथ ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। इसमें भी हमने सेम लास्ट वीडियो की तरह 10 MCQs को ही डिस्कस किया है। आप अपने जो भी व्यूज हैं इससे रिलेटेड, कोई डाउट है, कोई इशू आपको लगता है, वो प्लीज मेंशन कीजिएगा, एंड हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेम इसी तरीके से 10 MCQs लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।